नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पारित, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। कहा, मोदी की गारंटी का दौर नए भारत की भोर। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। शनिवार को सदन में होगा कामकाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राज्यसभा के कामकाज को पूरा करने के उद्देश्य से सभा की बैठक शनिवार 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई, जिसकी सूचना राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को दी। सभापति ने सदन को बताया कि इस बैठक के दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। Honorable members, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs has proposed that the sittings of the current 263rd session of Rajya Sabha may be extended for one day up to Saturday, the 10th February 2024, in order to complete essential government business. Honorable members, the matter was also discussed in the meeting of the Business Advisory Committee held yesterday, the 6th February 2024, and the members of the committee and leaders of parties present had agreed to extend the sitting of this session of Rajya Sabha up to Saturday, the 10th February 2024. There will be no 0 hour and question hour on that day. राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया है। इसमें नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसकी सूचना सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को दी। I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members: Srimati Sulata Dev, Srimati Mamta Mohanta, Ms. Saroj Pandey, Srimati Vandana Chauhan, Dr. Sudhanshu Trivedi, Shri Rakesh Sinha, Shri GVL Narasimha Rao, Dr. Amar Patnaik। बता दें कि पैनल में सुलतादेव, ममता मोहंता, सरोज पांडे, वंदना चौहान, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, जीवीएल नरसिम्हा राव, अमर पटनायक के नाम शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दौर जारी रहा। दोपहर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अपनी बातें सदन में रखी। आदरणीय सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है
और मैं परवेज जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे स्वराखों पर, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलित और आदिवासियों को हमने हमेशा प्राथमिकता दी है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए हैं। देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव उनको उम्मीदवार बनाया और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है। पहली बार इस देश में हुआ है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है इसका परिचय दिया। एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं? ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? ये किस समाज के लोग हैं? मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा है, कौन समाज है? हमने जितना काम किया है ना, ये एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी इसी समाज के लिए है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है, तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला है। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ग बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है। पिछले 10 वर्ष में एससी, एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में, हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बढ़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये एक महज नारा नहीं है, बल्कि ये गारंटी है इस बात की कि ये देश सही दिशा में अग्रसर है और नए भारत की ओर अग्रसर है। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मुझे किसी ने कविता लिख करके भेजी थी। कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर।
प्रधानमंत्री ने बीते एक दशक के दौरान बेसिक सुविधाएं हर घर तक पहुंचाने की चर्चा की। साथ ही गरीबी रेखा से बाहर आने वाली जनता को आगे भी सहारा मिल सके, इसके लिए जरूरी योजनाएं चलती रहेंगी, ऐसा आश्वासन दिया। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी, हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े। अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं। हम उसके लिए जाएंगे। हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाए और ताकत देने वाले हैं। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य में बीते 10 सालों का लेखा जोखा भी था। साथ ही भविष्य का भारत कैसा हो, इसका विजन भी स्पष्ट था। आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था, लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूं आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि एआई का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आने वाला और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रासरूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विविध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत, कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा। उस विश्वास के साथ आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से, हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। इसके साथ ही राज्यसभा में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अंतरिम बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा की गई।
अभी लाखपति दीदी का जो व्यवस्था है, लाखपति दीदी कभी सोच भी नहीं सकता था। इन लोग क्या जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात बोलते थे, एम्पावरमेंट का कोई बात ही नहीं है। हम लोग का वहाँ पर लाखपति दीदी का मैं देखा, वो महिला का चेहरे पे इतना फुर्ती है, इतना उन लोग का चमक है। वो लाखपति दीदी बनने का इच्छा नहीं है। घर में कुछ पैसा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया। जल जीवन मिशन कभी सोच भी नहीं सकता। जल जीवन मिशन पूरा देश में जल जीवन मिशन का जैसे व्यवस्था है, घर घर नल, घर घर जल, ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इतना स्पर्श किया है। क्या पानी के लिए तरसता था, अभी पानी घर में पहुंच रहा है। रेशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब ये व्यवस्था से लेके ये जो बजट है चेयरमैन सर, ये मैं चाहता हूं कि देश का सबसे अच्छा इंटरिम बजट में सबसे अच्छा इंटरिम बजट हो सके। सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये 2047 के लिए एक रोड मैप है। और अगले हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं इस बार 400 पार और प्राइम मिनिस्टर फिर बनेगा। वो आप हम लोग पूरा आशीर्वाद है, पूरा देश का आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी, और एक बार प्राइम मिनिस्टर बने, एक बार बनेगा, ये कभी सोच भी नहीं सकता। गृह को अवगत कराता हूँ, ये जो माननीय निर्मला सीतारमण जी के बजट का समर्थन करता हूँ। वर्तमान सरकार में अंतिम बजट और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के वाला ये बजट है। हमारे देश की आज़ादी की शताब्दी की दिशा निर्धारित करने वाला ये बजट है। माननीय सभापति, जो बात उन्होंने जो मोदी साहब ने 2014 में बात कही थी, वो काम अभी हो रहा है। प्रत्येक योजना में गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति है, और मोदी जी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बना रहे हैं। नया भारत का चेहरा कैसा होने वाला है, ये बजट दर्शाता है। नौजवानों का सपना साकार कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे पूरे देश भर में जिस तरीके से चौतरफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास और इस विकास की रूपरेखा और सार्थकता इस बजट में दिखती है। इस बजट में किसी भी हालत में किसी के ऊपर बोझ ना बने, टैक्सेशन में कोई नए तरीके से बढ़ावा नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े मात्रा में राशि रखी गई है, जो कि जीडीपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े मापकाठी होता है। एक सशक्त देश का परिचय उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बजट कितना रहता है उसको ऊपर निर्भर करता है। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात ही नहीं करता, इस बजट में इसको प्रतिफलित हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, और नॉर्थ ईस्ट में 8 जो राज्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के नाते हमारे सभी 8 राज्यों को भूषित किया है। बीजेपी के सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे के निर्धारित समय से ज्यादा बोलने पर अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने यह बताया कि पार्टी के लिए निर्धारित समय में यदि उसी पार्टी के अन्य सदस्य एकोमोडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। The house was running very peacefully. Once I came here, it is in disturbance. Not a good thing. One thing, Mr. Muralidharan is right. No, Mr. Muralidharan is right. Yes. Mr. Khadge had taken so much time that other members were left with only 5 minutes. Then I was approached by Congress members of parliament that we wish to be accommodated. In my authority as chairman, I thought I must give them extra indulgence, and I accommodated. That is, no, he objected, ignoring this. Believe in the chair has to take so many decisions, and your objection now is right that I did extend time for them, for 3 speakers.
लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। 1 घंटे के प्रश्नकाल में लोकसभा सदस्यों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 20 सूचीबद्ध प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की बैठक शनिवार 10 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला बहुमत के आधार पर किया। 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए, बढ़ा दिया जाए। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को जानकारी दी कि इस सत्र की कार्यवाही को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि सदन के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से लोकसभा की बैठक शनिवार यानी 10 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया। आज लोकसभा में अंतरिम केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। साथ ही संसद सदस्यों ने साल 2024-25 के लिए लेखानुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बाद मतदान में हिस्सा लिया। इसके अलावा साल 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सदन में 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बाद मतदान किया गया, जिस पर संसद सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बम्बई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर। और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में 48% महिला है और महिलाओं के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था। जितना ध्यान हमारे महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने दिया, पिछले कार्यकाल में किसी ने नहीं दिया। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष लक्ष्य दिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लखपति दीदी का भी उल्लेख किया गया है, उसको 3 करोड़ तक बढ़ाने का उद्देश्य भी रखा है। मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे हथकरघा चलाने वाली महिला है, जो हस्तकला में निपुण हमारी महिला है, और जो हमारी बचत गट के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाली महिला है, उनको जब वो बैंकों में जाती है तो वो बैंकों में जाने के बाद में उनको वहाँ से ऋण मिलता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी सभी हमारे सांसद भाइयों को भी और सभापति जी, ये बहुत विशेष करके है कि उन हमारे महिलाओं की क्रेडिट जो है
आप देखिए क्रेडिट जो है ना, सबसे बड़ी क्रेडिट हमारे महिलाओं की है, क्योंकि जब वो ऋण लेती है ना तो ऋण देती भी है बैंकों को, और इस वजह से महिलाओं के लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। और महिलाओं को अगर हम और सपोर्ट करेंगे, और इस बजट में तो दिया है, इससे आगे अगर हम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि घर घर में उद्योग होगा, घर घर की महिला उद्योग करेगी और इस देश को सक्षमता के तरफ ले जाने के लिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र को पहला खाद का रैक नसीब हुआ। 48 साल जब गांधी खानदान का एक छत्र राज था, तब ये नसीब में उनके क्यों नहीं था। अमेठी में, और हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हैं, अमेठी में किसानों के लिए पहली बार सॉइल टेस्टिंग लैब तब बना जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने। अमेठी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। और आज अमेठी के 3,80,000 किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3,80,000 किसानों का सम्मान बढ़ाया। हर वर्ष उनको 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में भिजवाया। आज जो इस सदन में कांग्रेस के नेतृत्व का दम भरते हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, ये आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख बैंक के खाते पहली बार खुले। जहां गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज था, वहां 10 लाख लोग बैंक के खाते से वंचित क्यों थे। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को अमेठी के जनमानस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे देश में 1 रुपए के प्रीमियम में सुरक्षा का, बीमा का कवच दिलवाया। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में 7 लाख लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। इस सत्य को खानदान कितना भी चाहे झुटला नहीं सकता। अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज दे दे तो बिहार के वंचितों और पिछड़ों का काफ़ी भला होगा। मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, और ऐसे में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग, 94 लाख गरीब परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अतः मोदी जी ने देश को जो विकसित करने का संकल्प लिया है वह तभी संभव होगा अगर बिहार की गरीब भी समाप्त। 65 वर्षों में 65% से ज़्यादा गरीबों के घरों में रोशनी नहीं थी। 65 वर्षों में गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को दवा कराने की व्यवस्था नहीं हो पाई। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा गरीब ये नहीं जानते थे बैंक क्या होता है या बैंक में क्या क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र लेकर के काम करना शुरू किया था, उस मूल मंत्र के तहत हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में, दोनों कार्यकाल में, हर गरीब को आवास मिल जाए, इसके लिए 4 करोड़ से ज़्यादा आवास देने का काम किया। हर गरीब के घर में शौचालय हो जाए, इसके लिए लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को शौचालय बना करके देने का काम किया। हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी हो जाए, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हर घर में, हर गाँव में खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुँचाया। और फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, मीटर लगवाने का काम किया। हर गरीब माँ बहन जो धुएं के कारण बीमार होती थी, वो बीमार ना हो, क्योंकि गरीब बीमार होता है तो दवा नहीं हो पाती, और दवा नहीं हो पाता है तो पूरा जीवन उसी बीमारी वो माँ बहन काट देती है। इस नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश को धुआं मुक्त करेंगे। 13 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर allocation for main and important heads are, if anything, more rather than coming down. Department of School Education and Literacy, for instance, is at the RE of this year, but higher than the BE of the current year. 68,805 now is 72,474 for the year 2024-25. Health and Family Welfare, similarly, 86,175 was the BE. Now it is 87,657
So nowhere have we cut down. Ministry of Minority Affairs, 3,098 was the BE. Now 3,183 is the BE crores. Similarly, for rural development, 1,57,545 has now become 1,77,566. Department of Social Justice and Empowerment, 12,847 was the BE. Now it's become 13,000. Ministry of Women and Child Welfare, 25,449 was the BE. Now it's become 26,092. So nowhere has there been a reduction. On the contrary, it's only an increase in the BE. Major capital allocations, sir. Road transport and highways, which received in the BE 2,58,606 is now receiving 2,72,241. Railways received 2,40,000. Now it's receiving 2,52,000. Defense 1,71,375 has now gone up to 1,82,241. And the state's capex loan scheme, which is interest-free 50 years, 1,30,000 has been retained at 1,30,000. So if that is the numbers for BEB comparison between 23-24 to 24-25, allocation for major flagship schemes have either remained so or gone up. In the PM Kisan Samman Nidhi, 60,000 crores BE 23-24 has remained 60,000 in 24-25. PM AY Awas Yojana Rural 54,487 is 54,500. PM Awas Yojana Urban 25,103 has gone up to 26,171. Jal Jeevan Mission 70,000 crore has gone up to 70,163. Manrega 60,000 has gone up to 86,000 crores, and that is a demand-driven program. PM Gram Sadak Yojana 19,000 crore remains at 19,000 crore. Samagra Shiksha is 37,453 has gone up to 37,500. PLI scheme 8,965 was given in BE 23-24. It's gone up to 16,021. Now the supplementary demands, sir. I'm not going to the detail of how much is cash supplementary, how much is technical supplementary. I want to explain as to where the supplementary demand is being spent. Department of Fertilizers get 3,000 for nutrient-based subsidy scheme for P&K fertilizers. Subsidy going to farmers. So that is where the supplementary wants 3,000 crores. मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाई के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 23-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे का द्वितीय बेंच पारित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर की मौजूदा दरों को जारी रखने और करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करने और कुछ अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक को सदन में पेश किया, जिस पर संसद सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया, जिसके बाद वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। फाइनेंस बिल 2024, माननीय मंत्री जी। नो जी, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to continue the existing rates of income tax for the financial year 24-25 and to provide for certain relief to taxpayers and to make amendments in certain enactments be taken into consideration.
इसके साथ ही विनियोग लेखानुदान विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 को भी लोकसभा से पास कर दिया गया। For the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 24-25. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरे स्थापित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 35 माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 24-25 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न 1 खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।